यदि सही तरीके से रणनीति बनाकर किसी काम को किया जाए तो लक्ष्य को पाना आसान हो जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 27 पार्ट है। इससे पहले हमने 26 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज़ से। आज का जो टॉपिक है हमारा ईरान शैली। ईरान शैली से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम के पर्पज़ से। ईरान शैली से पहले हमने राजस्थान की जितनी भी शैलियाँ हैं, जितनी उपशैलियाँ, उन सभी को इंक्लूड किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज़ से। और मैंने उन सभी वीडियोस का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से जाकर भी उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हो सीरीज़ वाइज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। ईरान जो शैली है वह एक मुस्लिम शैली है, ये चीज़ भी आप याद रखना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि जो ईरान शैली है वह किस धर्म से संबंधित है। तो वो ईरान जो शैली है वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि जो मुसलमान धर्म के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह कौन है। अगर फ्रेंड्स आपसे ऐसा पूछा जाता है कि जो मुस्लिम धर्म है उसके प्रवर्तक कौन है, तो उसके जो प्रवर्तक थे मोहम्मद साहब थे। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मोहम्मद शाह थे तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, उनका जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था, जो कि मक्का की यानी कि अरब की मक्का में है। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो इस्लाम धर्म है उसके आखिरी जो पैगंबर थे वो कौन थे, तो वो थे हमारे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह थे वो आखिरी पैगंबर हुए थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मुस्लिम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वह कौन सा है, तो जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है। और कुरान का जो चित्रण यानी कि कुरान की जो चित्रकारी की गई है वो आगरा में स्थित ताजमहल के दरबार पर की गई है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है बहुत बार। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि जो कुरान है जो कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, वह जो लिखा गया था वह किस भाषा में लिखा गया था, तो वह अरबी भाषा में लिखा गया था। अगर ईरान कला का जन्म कब हुआ था, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो ईरानी कला है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो वो 15वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो ईरानी कला का जो जन्म हुआ था वह कहाँ पर हुआ था, तो वह ईरान में हुआ था। और ईरान में एक स्थान पड़ता है समरकंद, समरकंद में उसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो ईरान शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जो ईरान शैली है इसे अनेक नामों से जाना जाता है अलग अलग टाइम पर। तो वो चीज़ आप याद रखना कि जितने भी मैंने यहाँ पे नाम दिए हैं उन सभी को आप अच्छे से रट लेना, क्योंकि कभी एग्जामिनर्स आपको कोई भी नाम दे सकता है। तो पहला जो नाम है हमारा वह है समरकंद। समरकंद के नाम से भी इसे जाना जाता है ईरान शैली को। और शफवी शैली के नाम से भी जाना जाता है, और पर्शियन शैली के नाम से भी जाना जाता है इसे, और फारसी शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने ज़्यादातर जो देखा होगा पर्शियन शैली और फारसी शैली देखा होगा, तो आप जो बची हुई हैं इनको समरकंद शैली और शफवी शैली, इन दोनों को भी आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि शफवी शैली कौन सी है या फिर किस नाम से जाना जाता है, तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो ईरानी कला को किस वंश ने संरक्षण दिया था, जैसे कि जितनी भी शैलियाँ हैं उन सभी को किसी न किसी वंश ने, किसी न किसी राजा ने संरक्षण दिया है। तो जो वैसे ही इस ईरानी कला को भी हम तैमूर वंश ने संरक्षण दिया था। तो ये चीज़ भी आप याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। नेक्स्ट है हमारा कि जो तैमूर लंग है उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो उसने अपनी राजधानी जो बनाया था वो समरकंद को बनाया था। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो ईरानी शैली का जन्मदाता है वो कौन था, तो यानी कि जो कलाकार है किसके द्वारा इस शैली को शुरू किया गया, तो वो जो कलाकार थे हमारे बेहज़ाद थे। तो बेहज़ाद ने इस शैली को शुरुआत की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो कि बेहज़ाद जो था वह बाबर के दरबार का एक कलाकार रहा था, जो प्रमुख कलाकार था। नेक्स्ट है कि जो बेहज़ाद के बारे में जान लेते हैं कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बेहज़ाद था वह किस किस के दरबार में रहा था, जैसे कि आप सभी को ज़्यादातर नॉलेज होगी कि वह बाबर के दरबार का समय का था, लेकिन इससे पहले भी वह किसी और कलाकार यानी राजा के समय का दरबारी रहा था, यानी कलाकार रहा था। तो उसके बारे में भी जान लेते हैं हम। सबसे पहले जो रहा था वह हुसैन बेगरा के समय का रहा था। उसके बाद जो आया था वह यानी कि दूसरे नंबर पर जो आया था वह शाह इस्माइल के दरबार में आया था, और उसके बाद यानी कि वहाँ से वह बाबर के दरबार में आया था, और उन्हीं के समय का वह प्रधान चित्रकार माना गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बेहज़ाद है वह किस शासक ने
पुनरुत्थान काल की राफेल की उपाधि दी थी? जो बेहज़ाद है उसको किस शासक ने राफेल की उपाधि दी थी? तो जो शासक थे वो बाबर थे और उनके समय का वह एक प्रधान कलाकार भी रहा था, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे इसका नाम भी पूछ लिया जाएगा तो उसका नाम जो पूरा नाम है वो कमलाउद्दीन बेहज़ाद है, तो ये चीज़ भी आप याद रखना क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस कलाकार के साथ, यानी किस कलाकार के साथ ईरानी शैली जो थी वो भारत में बाबर के समय में प्रवेश हुई थी। जो ईरानी शैली थी वो भारत में आई थी, वो किस, अगर शासक पूछा जाता है तो वो बाबर के समय में आई थी, और किस कलाकार के साथ आई थी वो थे बेहज़ाद, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बेहज़ाद थे वह कैसे चित्रकार थे, यानी कि वह कौन से चित्र बनाने में प्रमुख थे या प्रसिद्ध थे, तो वो जो बेहज़ाद थे वह व्यक्ति चित्र बनाने में प्रसिद्ध थे, लेकिन उनमें से भी कुछ कंडीशन थी कि वो दाढ़ी रहित, यानी कि बिना दाढ़ी के युवा चित्र नहीं बना सकते थे, बल्कि वह मौलवी, मुल्ला और साधु व्यक्तियों के चित्र बनाने में वह बहुत ही ज़्यादा माहिर थे। व्यक्ति चित्र में भी वो किनके चित्र बनाते थे? वे मौलवी, मुल्ला जिनकी दाढ़ी युक्त होते हैं उनके चित्र बनाने में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस कलाकार ने चित्र शैली घप आंगन शैली की शुरुआत की थी, यानी कि वो कौन सा कलाकार था जिसने घप नानन शैली के नाम से एक शैली की शुरुआत की थी, तो वो जो कलाकार थे वो बेहज़ाद थे, उन्हीं के द्वारा इस शैली का शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मीर सैयद अली जिसे जुदाई के नाम से जाना जाता है और ख्वाजा अब्दुल असमद जिसे सिराजी के नाम से जाना जाता है, उनके जो गुरु थे वो कौन थे? तो उनके जो गुरु थे वो बेहज़ाद थे। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो मीर सैयद अली थे और ख्वाजा अब्दुल असमद थे, ये है हुमायूं इन दोनों कलाकारों को लेकर आया था। जैसे यहाँ पर ईरानी कला का जो ज़्यादा, यानी कि जो बेहज़ाद के समय की कला थी इन दोनों ने इसे आगे तक पहुँचाया था, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा ईरान शैली के विषय, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि जो ईरानी शैली थी उसमें कौन कौन से विषय थे उनको चित्रित किया गया था। तो इस्लामी धर्म में मानवाकृति और जो जीवनधारियों की जो आकृतियाँ थी उनको चित्रित करना निषेध था, यानी कि इनका चित्रण नहीं हुआ था ईरान शैली में, लेकिन धार्मिक कट्टरता स्थिर पड़ने के कारण, यानी कि धार्मिक कट्टरता जो कम पड़ गई थी, तो उस समय के बाद पुष्प पत्तियों के साथ साथ पशु पक्षियों और मानवाकृतियों का भी अंकन करना शुरू कर दिया गया था। यानी कि पहले तो नहीं होता था बिल्कुल भी, लेकिन कुछ धार्मिक कट्टरताओं के स्थिर पड़ने के कारण यहाँ पर पशु पक्षियों और पुष्प पत्तियों की और मानवाकृतियों का अंकन होना शुरू हो गया था। तो ये चीज़ याद रखना, पहले जो नहीं होता था लेकिन बाद में धीरे धीरे होने लगा था। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि ईरानी शैली की जो विशेषताएं थी वह क्या थी, यानी कि वह किस चीज़ से प्रसिद्ध रही थी, यानी विशेष जो कार्य रहा था ईरान शैली के समय में, तो वो कौन कौन सा था? तो यहाँ पे ईरान शैली की जो विशेषता प्रमुख थी वह ये थी कि वह रेखा प्रधान थी। यहाँ की जो शैली थी वह रेखा प्रधान थी, तो चीज़ भी याद रखना कि जो ये रेखा प्रधानता थी वह कहाँ से आई थी, तो वह अजंता की गुफाओं से और चीन की छाप चित्र से, और तीसरी जो दूसरी ओर आई थी वह इस्लाम सूक्ष्म नक्काशियों के प्रभाव से। तो चीज़ आप याद रखना कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ईरान शैली है वह कैसी शैली है, वह रेखा प्रधान है, और उन पर जो प्रभाव पड़ा था, यानी कि रेखा प्रधान शैली का जो प्रभाव पड़ा था वो हमारे जो महाराष्ट्र में स्थित हैं अजंता की गुफाएं उनकी भारतीय रेखांकन पड़ा था, और जो चीन की कला की छाप कला है उसका प्रभाव पड़ा था। दूसरी वो इस शैली पर इस्लामी सूक्ष्म नक्काशी, यानी कि बहुत छोटी जो नक्काशी की जाती है उसका प्रभाव पड़ा था, ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो भाव अभिव्यक्ति है उसकी अपेक्षा ईरान शैली में जो भाव अभिव्यक्ति है, यानी कि जो मन की अभिव्यक्ति है उसकी अपेक्षा अलंकारिक अधिक है, यहाँ पर जो चित्रण किया गया है वो अलंकारिकता बहुत ही ज़्यादा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो ईरानी शैली है वहाँ के वस्त्रों की बनावट यथार्थ न होकर अलंकारिक सौंदर्य है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अलंकारिक जो चित्रण है वो बहुत अधिक हुआ है, तो यहाँ पर वस्त्रों पर जो बनावट हुई है वह यथार्थ नहीं है, यानी कि सादृश्य यानी कि समान जो होती है वैसी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अलंकार यानी कि फूल पत्तियों और उनसे उनको सजाया गया है, तो ये भी चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि ईरानी के जो वृक्ष हैं, यानी ईरान शैली में जो वृक्ष बने हैं और प्राकृतियों का जो अलंकारिक तक योजनाओं में घुमावदार रेखांकन किया गया है, यानी कि जो ईरानी शैली में जो वृक्ष बने हैं प्राकृतिक सौंदर्य बना है उसमें अलंकारिक तथा योजना में घुमावदार रेखाओं का प्रयोग किया गया है, तो ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो ईरान शैली है उसमें वर्ण विधि कैसी है, तो यहाँ पर जो रंग प्रयोग किए गए हैं वो सपाट रंग लगाए गए हैं,
छाया प्रकाश नहीं दिखाया गया है, परिप्रेक्ष्य जो होता है वो नहीं दिखाया गया है। रंग अत्यधिक चटकीले यानी कि बहुत चमकदार और मिश्रित होते थे। यहाँ जो ईरान शैली में जो कलरों का प्रयोग किया गया है वो चटकीले रंग थे और मिलाकर यानी मिश्रित रंगों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर सपाट रंग लगाए गए थे और छाया प्रकाश था वो बिल्कुल भी नहीं था, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है कि जो पृष्ठभूमि में, यहाँ पर जो पृष्ठभूमि यानी कि आगे के जो चित्र बनाए कलर्स लगाए गए हैं वो हल्के रंगों का प्रयोग किया गया है, ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ पर जो कोमलता मानवीय आकृतियों की बड़ी कोमल है। यहाँ की जो मानव आकृतियाँ हैं उनकी जो कोमलता है वो बहुत ही कोमल है और नाजुक बनाई गई हैं। और आकृतियों की जो गर्दन है, यहाँ की जो आकृतियाँ हैं उसकी जो गर्दन बनाई गई है वह जो गर्दन बनाई गई है वह सुराही नुमा है, यानी कि सुराही नुमा है उसके समान बनाई गई है। और भुजाओं को लंबी पतली सत्ता लोचन द्वारा बनाया गया है, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि यहाँ की जो स्त्रियां हैं उनकी कोमलता की जो उपमा की जाती है, यानी कि वो जो नाजुक बनाई गई है उसकी जो उपमा की गई है ईरान शैली में वो लता के समान की गई है। या किसी भी पेड़ की जो लताएं जाती हैं उसकी परिभाषा दी गई है। स्त्री के शरीर की जो पुरुष की दी गई है, यानी कि पुरुष के शरीर की जो दी गई है उसमें जो सरोवृक्ष होता है उसके रूप को दर्शाया गया है, यानी कि पुरुष आकृति है उसकी जो उपमा दी गई है उसे सरोवृक्ष के समान माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ की यानी कि उद्यान चित्रण जो है यहाँ पे वो क्या है, तो ईरान शैली की कला में उद्यान चित्रण में सुमधुर कल्पना की गई है, सुमधुर कल्पना की गई है, तो ये चीज़ भी अब याद रखना। नेक्स्ट है हमारा ईरानी चित्रों में प्रकृति और मानवाकृति और जो भवनों के चित्रण में यथार्थता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे यथार्थ चित्रण नहीं हुआ है, अपितु यहाँ पे जो हुआ है वो अलंकारिक हुआ है, लेकिन फिर ज्यामितीय योजना को अपनाकर किया गया है, जैसे आपको मैंने पहले बताया है। नेक्स्ट है कि यहाँ की जो मानवाकृति हैं वो किस प्रकार बनाई गई हैं, तो वो गोल तथा 2.25 चश्म के चेहरे बनाए गए हैं। यहाँ पे जो चेहरे बनाए गए हैं वो 2.25 चश्म के बनाए गए हैं और गोलाई युक्त चेहरों में गठनशीलता है। यहाँ पे जो चेहरे बनाए गए हैं वो गोलाकृति के बनाए गए हैं, ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो स्त्री और पुरुष हैं उनके जो शरीर हैं, शारीरिक रचना है वो तो सेम है, यानी कि कोई अंतर नहीं है, लेकिन उनको अंतर दिखाने के लिए जो दाढ़ी बनाई गई है, यानी कि दाढ़ी और जो बाल हैं उनसे बस अंतर लगाया जा सकता है। जिनके लंबे बाल हैं वो लड़कियां हैं और जिनकी दाढ़ी बनाई गई हैं वो लड़कियां हैं, तो ये चीज़ याद रखना कि पुरुष आकृति और मानवाकृति में अंतर जो दिखाने के लिए यहाँ पर शारीरिक रचना जो है वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, सेम बनाई गई हैं दोनों की आकृतियाँ, लेकिन जो अंतर जो पाया जाता है वो बालों और दाढ़ी से माना जाता है। नेक्स्ट है कि ईरानी शैली में प्राय लंबादार यानी कि चौंगा पगड़ी और कुल्हाड़दार साफा पहने हुए हैं। ईरान शैली में लंबी जो वो होता कुर्ता होता है वो चौंगा या कुर्ता बोलते हैं, उसे लंबा पहना हुआ है और पगड़ी तथा कुल्हड़ जो है साफा पहने हुए है। यहाँ पर पगड़ी पहना हुआ है या कुल्हड़ के समान साफा पहना हुआ है, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ के भवन कैसे बनाए गए, ये भी पूछा जा सकता है कि जो ईरान शैली है वहाँ के भवन कैसे हैं। तो यहाँ के जो भवन बनाए हो वह मेहराबदार हैं, जाली युक्त हैं, जालियाँ बनाई गई हैं, फूल पत्तियों व नक्काशी से इसे अलंकृत किया गया है। भवनों में नीले, हरे तथा सफ़ेद शीतल यानी कि जो रंग प्रयोग किए गए हैं वो शीतल रंगों का प्रयोग किया गया है। और वो रंग कौन कौन से हैं, नीला, हरा और सफ़ेद, इन 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ के जो भवन बने हैं वो मेहराबदार हैं, जाली युक्त हैं और फूल पत्तियों से अलंकृत हैं, तो ये चीज़ भी याद रखना। यहाँ पर जो बॉर्डर बनाए गए हैं वो कैसे बनाए गए और कौन सा कलर प्रयोग किया गया है, तो ये भी जान लेते हैं। यहाँ के जो बॉर्डर बनाया गया है वो आखेट युक्त है। यहाँ पर जो आखेट युक्त जो पुरुष आकृति यानी कि पशु पक्षी आकृतियाँ हैं, पुष्प पत्तियों से संबंधित हैं, इन बॉर्डरों को अलंकृत किया गया है। और बॉर्डर में सुनहरे रंगों का प्रयोग किया गया है, तो ये चीज़ भी याद रखना कि जो ईरान शैली है उसमें जो बॉर्डर बनाए गए हैं वो किस रंग से बनाए गए हैं, तो वो सुनहरे रंग से बनाए गए हैं। और जो सजाए जो गए हैं वो पशु पक्षी दृश्य और पुष्प पत्तियों से सजाए गए हैं। ईरान शैली में जो प्रयोग नहीं हुआ, यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ परिप्रेक्ष्य का अभाव है, यहाँ पर कोई भी परिप्रेक्ष्य नहीं दिखाया गया है। अब हम जान लेते हैं मुगल तथा ईरानी शैली में अंतर, क्योंकि इसके बाद जो स्टार्टिंग होती है वो ईरान शैली के बाद वो मुगल शैली की होती है, क्योंकि जो मुगल शैली है उसकी जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो ईरान शैली से ही मानी जाती है। तो उसमें अंतर जान लेते हैं कि क्या क्या अंतर है, क्यों डिफरेंस है ईरान शैली से मुगल शैली जो है। ईरान शैली में रेखा गुणात्मक है, जबकि मुगल शैली में गोलाई के लिए हुए हैं। ईरान जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ज्यामितीय या अलंकृत बनाई गई है, लेकिन मुगल शैली में गोलाई लिए हुए हैं, यानी कि घुमावदार हैं, ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है कि जो ईरान शैली है उसमें लाल, नीले तथा सुनहरे रंगों का प्रयोग किया गया है, जबकि मुगल शैली में हल्के तथा गहरे दोनों ही प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि जो मुगल शैली है उसमें
प्रकाश अंधेरा प्रकाश के सिद्धांत का पालन किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेकिन जो वो है ईरान शैली, उसमें ऐसा कुछ सिद्धांत या प्रकाश परिप्रेक्ष्य नहीं दिखाया गया है, लेकिन मुगल शैली में प्रकाश अंधेरा प्रकाश के सिद्धांत का पालन बहुत ही अच्छे से किया गया है और गोलाई तथा उभार दिखाने के लिए भी कई चीज़ों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर परिप्रेक्ष्य भी दिखाया गया है और ईरान शैली में ऐसा कुछ नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि जो ईरानी कला है उसके जो व्यक्ति चित्र और घटनाओं के चित्र एक प्रकार की अलंकारिक जड़ता है। यानी कि जो ईरानी शैली है उसमें व्यक्ति चित्र तथा घटना चित्रों में से एक प्रकार की अलंकृतता है, यानी कि दोनों ही जो चित्र बनाए गए हैं वो अलंकारिक रूप से बनाए गए हैं। और मुगल कला पर सभी चित्रों में गतिमयता और सजीवता बनाई गई है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है कि जो मुगल शैली है उसमें प्रकृति के यथार्थ रूप को चित्रित किया गया है। जो मुगल शैली है उसमें जो प्रकृति का चित्रण हुआ है ये यथार्थ हुआ है, यानी कि हूबहू हुआ है, लेकिन जो ईरानी शैली है उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ईरान शैली में व्यक्ति चित्रों को कोई महत्व नहीं दिया गया है, जबकि मुगल शैली में पोर्ट्रेट चित्रों का सर्वाधिक निर्माण किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि जो मुगल शैली है उसमें अकबर और जहांगीर का समय जो माना जाता है वो पोर्ट्रेट के लिए प्रसिद्ध है, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है जो कि ईरान शैली है उसमें जो किस तकनीक का या किसका प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर जो ईरानी शैली है उसमें स्याही कलम तकनीक नहीं यूज़ की गई है। जैसे कि आपको भाई यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड नहीं की गई हैं, तो लेकिन मुगल जो शैली है उसमें स्याही कलम के चित्रों का विकास हुआ था जो कि जहांगीर के समय में बनाए थे। तो जहांगीर के समय में स्याही कलम का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया गया था। मुगल शैली की जो रेखा है वो ईरानी शैली से प्रभावित है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो मुगल शैली में प्रभाव जो पड़ा था, जो समानता रही थी वो ईरानी शैली की रही थी। ईरान शैली में जो रेखा प्रधानता थी वो चीज़ आई थी, तो चीज़ याद रखना। उम्मीद है आज का जो वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।